हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC PGT पेपर 1 के लिए HPGK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि HP PGT हिंदी और फिजिक्स की डेट्स अनाउंस हो गई है, तो जल्दी इनका एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ फर्स्ट और सेकेंड वीक में। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घाटी लाहौल स्पीति जिले का धान्यगार एवं फलोद्यान कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड एज अ ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति? तो ये है पट्टन वैली, पट्टन घाटी को कहा जाता है धान्यगार और फलोद्यान लाहौल स्पीति का। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, वेयर इज चिन्मय तपोवन ऑफ हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड? चिन्मय तपोवन हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? तो तपोवन सभी को पता है कि धर्मशाला में है। धर्मशाला में शीतकालीन राजधानी भी है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की, और चिन्मय तपोवन जो है ये भी धर्मशाला में है। ऑप्शन में नालागढ़ दिया गया है। नालागढ़ का पुराना नाम था हंडूर। हंडूर नालागढ़ का पुराना नाम था। और नालागढ़ राज्य या रियासत की स्थापना की थी अजय चंद ने। अजय चंद कब की थी? अजय चंद ने इसकी स्थापना की थी 1100 ईडी में। ओके, 1100 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुराण में किन्नौरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया गया है? तो वायु पुराण में किन्नौरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया गया है वायु पुराण में। अगला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। सन 1820 में लद्दाख जाते हुए सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कुल्लू आया? हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू इन हिज वे टू लद्दाख इन 1820 AD? तो ये थे 1820 में मूरक्राफ्ट ने यात्रा की थी। यूरोपियन थे ये मूरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट? हिमाचल प्रदेश के किस जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो स्पीति सबसे सूखा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का वृष्टि छाया प्रभाव के कारण। यहाँ पे अराउंड 50 मिलीमीटर बारिश ही होती है साल भर में, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है धर्मशाला में। धर्मशाला ओके। धर्मशाला में एवरेज 3400 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है साल भर में। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के उस राजा का नाम क्या था जिसने 40 वर्ष तक चले युद्ध में किरातों के वीर एवं शक्तिशाली राजा शांबर को हराया था? तो ये युद्ध हुआ था जो 40 साल चला था देवोदास और शांबर के बीच में, जिसमें देवोदास की जीत हुई थी। आर्यन किंग थे ये, आर्य राजा देवोदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रायनो, झांझररा, दमचलसीस और दोगरी हिमाचल प्रदेश के जनजातियों में प्रचलित कौन सी प्रथा के नाम हैं ये? प्रायनो, झांझरारा, ये नाम जो है ये सारे नाम ये विवाह के हैं, मैरिज के नेम हैं, ये मैरिज के टाइप हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा शादी की और भी प्रथाएं हैं, जैसे जराड़ फूक हो गया, जराड़ फूक, बराड़ फूक या झिंडी फूक। ये मैरिज के जो टाइप हैं ये भाग कर की जाने वाली शादी के टाइप हैं। इनको जो है अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इनमें लड़की जो है लड़के के साथ भाग के पेरेंट्स के कंसेंट के बिना भाग के शादी करती है। जराड़ फूक कांगड़ा में बोलते हैं, चंबा में झिंडी फूक, और ये जो बराड़ फूक है ये चंबा की गद्दी जनजाति में। तलाक की एक प्रथा होती है, उसका नाम है रीत द्वारा तलाक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेले की कल्पना शिमला हिल स्टेट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक W गोल्डस्टीन ने की थी? ये क्वेश्चन बार बार हमने रिपीट किया है। W गोल्डस्टीन ने नलवाड़ी मेले से रिलेटेड है। ओके, W गोल्डस्टीन नलवाड़ी मेले से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1846 में सर हैरी स्मिथ की ब्रिटिश सेना और रणजोध सिंह मजीठिया की सिख सेना के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इस लड़ाई का नाम था अलीवाल की लड़ाई, बैटल ऑफ अलीवाल की लड़ाई। ये लड़ी गई थी ब्रिटिश और सिख के बीच में। ब्रिटिश की तरफ से सर हैरी स्मिथ और सिख सेना की तरफ से रणजोध सिंह मजीठिया जो है लीड कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1876 में चंबा में किसने भू राजस्व बंदोबस्त आरंभ किया जिससे राज्य को बहुत अधिक वित्तीय लाभ हुआ था? हु स्टार्टेड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा इन 1876 which resulted in a considerable gain in the state finance? तो ये भू राजस्व बंदोबस्त कैप्टन
कर्नल रीड ने शुरू किया था। ये एक सुपरिटेंडेंट थे ये कर्नल रीड। 1873 में जब श्याम सिंह चंबा के राजा बने, अब वो नाबालिग थे तो कामकाज देखने के लिए, जो कामकाज था उसको देखने के लिए सुपरिटेंडेंट कर्नल रीड को रखा गया था। और भी सुपरिटेंडेंट के बाद आए, लेकिन कर्नल रीड जो सुपरिटेंडेंट थे वो 1876 में इन्हीं के द्वारा जो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट चंबा में की गई थी। ये जॉन हैरी ऑप्शन में दिया है, ये जो श्याम सिंह मैंने राजा बताया इनके पर्सनल टीचर थे ये 1878 में इनको अपॉइंट किया गया था श्याम सिंह के टीचर के रूप में। इसके बाद 1880 में चंबा में हॉप्स की खेती शुरू की गई थी। हॉप्स की खेती, ओके, 1880 में शुरू की गई थी चंबा में हॉप्स की खेती। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर? किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किन्नौर की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है लियोपार्जल या लियोपार्गल भी इसको बोलते हैं, लियोपार्जल, ओके, लियोपार्गल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कई जगह पे आपको शिल्ला भी मिल जाएगी, सबसे ऊंची चोटी शिल्ला, इसकी हाइट 7026 मीटर दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा उत्पाद सन 1999 के वस्तु अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है हेतु पंजीकृत नहीं है? निम्न में से तो किन्नौरी शॉल को जीआई टैग मिला हुआ है, कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग मिला हुआ है, चंबा रुमाल को तो मिला ही हुआ है, लेकिन सिरमौरी लोई को जीआई टैग नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी इनमें से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महिला कुल्लू की थी जो तारिणी महिला नौसैनिक सदस्यों की दल में थी जिसने इस भूमंडल की परिक्रमा की थी? तो ये महिला थी कमांडर प्रतिभा जमवाल, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जमवाल। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 22 मई को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ये प्रोड्यूस करती है O3 यानी कि ओजोन। और ओजोन लेयर जो है कौन से स्फीयर में है? तो ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज? जो खाने के कनस्तर होते हैं उनमें टीन की परत चढ़ाई होती है, टीन की परत होती है उनमें, ना कि जिंक की। जिंक की क्यों नहीं होती है, वहाँ रीज़न पूछा है। क्या जिंक टीन से महंगा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिंक का गलनांक टीन से अधिक है? नहीं, जिंक टीन से अधिक क्रियाशील होता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, इसलिए जिंक का इस्तेमाल जो है खाने के बर्तनों में कोटिंग के लिए नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट रीजन है। एक एलॉय होता है जिसको बोलते हैं शोल्डर, तो शोल्डर जो है मिक्स होता है लेड और टीन को मिलाकर बनता है शोल्डर। ओके, लेड प्लस टीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच वन ऑफ हिज थ्योरीज? आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार उन्हें कौन से थ्योरी के लिए दिया गया था? तो आइंस्टाइन को नोबेल जो प्राइज मिला था ये मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइंस्टाइन के नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें इनका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सन इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूक्लियर फिजन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सूर्य को ऊर्जा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इसको। अब ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये भी एग्जाम्पल है, बेस्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन के। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये बेस्ड है एटॉमिक बॉम्ब जो है, एटॉमिक बॉम्ब बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन के द्वारा ही होती है।